हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1। क्या नाम है उसका? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। अब देखो भाई बच्चों, जो ये चैप्टर है ना, ये थोड़ा फिल्मी है ना, क्योंकि इसके अंदर ना रिवॉल्यूशन, वॉर्स, इमोशन, फ्लैग, यूनिटी, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। और हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर ना एकदम गोल्ड माइन है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, वरना नेशनलिज्म ऑफेंड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो है व्हाट इज नेशनलिज्म। सबसे पहले समझते हैं कि नेशनलिज्म है क्या, क्या होता है ये। तो देखो, नेशनलिज्म का मतलब ये होता है जब लोग अपने आप को एक ही कल्चर में या एक ही नेशन में डालना चाहें। मतलब आपको सिंपल वर्ड से समझाऊं तो सेम आपकी लैंग्वेज रहेगी, सेम आपके हिस्ट्री रहेगी, सेम कल्चर हो आपका, सेम फीलिंग हो, है ना। तो मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। आया समझ में? मतलब वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक ही नेशन है ना। मतलब जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, कि हम सब फेल हो रहे हैं ना तो साथ में ही फेल होंगे। ठीक है। जैसे होता है आपका मास बंक। ठीक है। तो डेट्स वाई ब्रो, है ना। तो यूरोप में ना ये फीलिंग आई 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि जो यूरोप है वो नेशनलिज्म से पहले कैसा था, है ना। तो नेशनलिज्म आने से पहले ना यूरोप बिल्कुल अलग था। मतलब जैसे आज के टाइम पे क्या है, जो यूरोप है वो एक सिंगल कंट्री है ना। बट उस टाइम पे जो यूरोप है उसमें काफ़ी सारे अलग अलग किंगडम थे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जर्मनी एक कंट्री नहीं थी, इटली एक कंट्री नहीं थी। मतलब हर जगह डिफरेंट रूलर्स, ठीक है, डिफरेंट करेंसीज और डिफरेंट लॉ, है ना। मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में ना भाई पासपोर्ट चाहिए होते थे, है ना। तो भाई इसलिए लोगों ने ये डिमांड करी कि भैया एक ही सिस्टम बना दो इसे। ठीक है ना। अब देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है। आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको है ही। ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ये 1789 में हुआ था। मतलब जो ये है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये क्या था? ये नेशनलिज्म की फाउंडेशन थी। ठीक है। और हाँ, ये चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो देखो क्या हुआ, 1789 में फ्रांस में आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो इस रिवॉल्यूशन ने दुनिया को 3 वर्ड दे दिए थे। ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम फ्रॉम किंग, ठीक है। और इक्वेलिटी मतलब कि सब बराबर रहेंगे। और फ्रेटर्निटी मतलब ब्रोकोड, भाईचारे वाली फीलिंग। ठीक है। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद ना क्या हुआ, जो किंग की पावर थी वो कम हो गई। ठीक। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बन गया। ठीक। और जो सिटीजन्स है, मतलब जो आम जनता थी ना, उनको राइट्स भी मिल गए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो नेशन था ना उसका मतलब अब पीपल हो गया। पहले क्या था? किंग, मतलब किंग नहीं था, पीपल हो गया उसका मतलब। ठीक है। तो मतलब भैया किंग तो ऐसा हो गया था कि भाई मेरा क्रॉन भी गया और सिलेबस भी चला गया। ठीक है। तो फ्रेंच फ्रेंच आर्मी ने ना जो ये आइडियाज थे ये पूरे यूरोप में स्प्रेड कर दिए। ठीक है। अब भाई देखते हैं नेपोलियन का रोल क्या था। ठीक है। तो जो नेपोलियन बोनापार्टे था ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। ठीक है। अब 1804 में इसने सिविल कोड बनाया। ठीक है। उससे क्या हुआ, जो इक्वेलिटी थी लॉ से पहले, ठीक है, वो आ गई। और जो फ्यूडल सिस्टम था वो खत्म हो गया और राइट टू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है। पर प्रॉब्लम ये नहीं थी। ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये थी कि जो नेपोलियन था ना वो यहाँ पर आके खुद डिक्टेटर बन गया। मतलब वो आया तो था भैया हमें फ्रीडम दिलवाने के लिए, और खुद बॉस बन गया जाके। ठीक है। और फिर क्या हुआ भाई, इस वजह से ना जो उसके रिफॉर्म्स थे उनसे क्या हुआ, उसने रिवॉल्यूशन को और जो मतलब जो नेशनलिज्म था उसको और एक स्ट्रॉन्ग बना दिया। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जर्मनी यूनिफिकेशन। ठीक है। बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक। तो देखो क्या था, जो जर्मनी है ना वो पहले 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम देखो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं हम, है ना। प्रॉब्लम ये थी भाई, अब क्या हुआ, डिफरेंट रूलर आने लगे,
ठीक है ना, जो ट्रेड में प्रॉब्लम थी वो आने लगी और लोगों को इकोनॉमिक लॉस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ज़ोलवेरिन 1834। ठीक, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक कस्टम यूनियन बनाया गया। ठीक है, कस्टम यूनियन मतलब कि जो इस वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड है ना, ट्रेड से लोगों को ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ भाई, देखो एक उनके बीच में एक यूनिटी गई, इनकी जो यूनिटी है ना वो स्ट्रांग हो गई। ठीक है, इसको आपकी बुक में नाम दिया गया है ओटो वॉन बिस्मार्क। आया समझ में। अब जो ये जर्मन यूनिफिकेशन था, इसका जो रियल हीरो था भाई वो क्या था, है ना, मतलब यूनिफिकेशन हुई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एक तो डेनमार्क से लड़ाई हो गई, ऑस्ट्रिया से वॉर हो गई, फ्रांस से वॉर हो गई। कब हुआ ये, 1871 में हुआ। ठीक, अभी देखते हैं कि 1871 में जब जर्मनी यूनाइटेड हुआ था, है ना, तो क्या हुआ भाई, जो जर्मनी की जो यूनाइटेड प्लेस थी वो उसमें क्या हो गया, उसमें पैलेस ऑफ वर्सेलिस आ गया। पढ़ा है आपने अपने 9th क्लास में ये। ठीक है, तो फ्रेंच भैया, फ्रेंच क्या हो गया कि भाई मतलब जो ये जर्मनी है वो मेरा ही तो घर है और तुमने मुझे मेरे घर में मुझे बंदी बना दिया। आया समझ में। अब जो वहाँ का जो किंग था उसने क्या करा, जो जर्मन था उसके, जो जर्मन का जो एम्पीयर था उसके पास और भी ज़्यादा पावर्स आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका इटली का यूनिफिकेशन। ठीक है, तो जो इटली है ना उसमें भी पहले ना काफ़ी स्मॉल स्मॉल स्टेट्स थी, छोटे छोटे उसमें डिवाइडेड था। ठीक है, और उसमें बस जो मेन लीडर्स थे, मेन लीडर्स कौन कौन थे आपके, गुइसिप मैकेंजी। ठीक है, ये इन्होंने क्या करा भैया, ये रिवॉल्यूशनरी का आइडिया लाए थे, रिवॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कोल्ट कैनॉन। ठीक है, ये क्या थे भाई, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डिप्लोमेसी थी इनकी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके गुइसिप गैल्बिडी। ठीक है, ये क्या थे भाई, ये तो अपने सोल्जर थे आर्मी में। ठीक है, रेड शर्ट आर्मी में सोल्जर थे ये। अब 1861 में जो इटली है ना वो यूनाइटेड हो गया, मतलब इटली भैया आज़ाद हो गया। ठीक है, मतलब अब क्या था भाई, इटली में अपना पिज़्ज़ा वीज़ा मिलने लगे अब। ठीक है, आया समझ में। तो अब इटली का तो भाई कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक है, इटली बहुत खुश था। ठीक है, अब देखो कि जो कल्चर है और जो नेशनलिज्म है वो क्या था। ठीक है, मतलब देखो जो नेशनलिज्म है ना उसमें सिर्फ वॉर नहीं थी। ठीक है, उसमें जो कल्चर था ना, कल्चर से भी ग्रो हुआ वो। ठीक है, जैसे आप लोगों के मतलब फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांस हो गए, जो लोकल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, इन सब से भी जो नेशनलिज्म है वो ग्रो हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो सब चीज़ें हैं ना ये सब लोगों को इसने इमोशनली जोड़ा था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पोलैंड है उसमें लैंग्वेज बैन हो गई। ठीक है, जो लोग हैं ना वो सीक्रेटली जो पॉलिश लैंग्वेज है वो यूज़ करने लगे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा, लैंग्वेज को बंद कर दी। ठीक है, और भैया जो लोग अपनी पॉलिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे लोगों का विस्पर मोड ऑन हो गया, अब सब चुप होने लगे। ठीक, अब देखो कि जो लिबरलिज्म है वो फेल कैसे हुआ था। ठीक है, तो जो लिबरल नेशनलिज्म है उसका जो ड्रीम था उसका ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रेटर्निटी है, जो इक्वलिटी है और जो फ्रीडम है। ठीक है, लेकिन जिसमें रियलिटी क्या हुआ, रियलिटी में तो ये हुआ कि जो ये सब राइट्स थे ना इन सब राइट्स तो मिले। ठीक है, लेकिन इस राइट्स में जो लोग थे ना वो ज़्यादा ही मतलब इतने वो हो गए कि मतलब उनको ये समझ में ही नहीं आया कि अब इन जो हमें राइट्स मिले इनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब यूज़ करना उनको आया नहीं सही से, तो भैया क्या हुआ, जो वुमेन्स हैं वो इग्नोर होने लगी, जो गरीब लोग हैं वो इग्नोर होने लगे। मतलब क्या था, जो ये राइट्स थे ना इनको फ़ायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग थे, सिर्फ उनको फ़ायदा हुआ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे भैया 2007 में बिटकॉइन आया था। ठीक है, अब हमारे जो घर वाले थे उन्हें तो पता नहीं क्या होता था बिटकॉइन। ठीक है, होती होगी भाई कोई चीज़। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, और आज के टाइम पे देखो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब जो उस टाइम पर बिजनेसमैन थे उनको तो पता था भाई बिटकॉइन क्या है, तो उन्होंने भाई खरीद के रख लिए और आज देखो। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो अमीर होता है ना वो तो और अमीर हो जाता है, लेकिन जो गरीब होता है उसको पता नहीं होता कि भाई जो मेरे राइट्स हैं वो कैसे इस्तेमाल होंगे। तो वही चीज़ ना उस टाइम पर हो रही थी। आया समझ में, है ना। और यहाँ तक कि मतलब भैया जो वुमेन थी ना उनके पास भाई वोटिंग की पावर भी नहीं थी।
ठीक है। तो भाई मतलब वुमेन ये सोचने लगी कि भाई जो वोट का ऑप्शन है हमारे पास, क्या अपडेट में आएगा क्या, कि नया कोई एंड्रॉइड अपडेट आएगा क्या, तब आएगा हमारे पास वोट का ऑप्शन। लेकिन उनकी इस प्रॉब्लम को भी बिल्कुल इग्नोर करा गया। ठीक है। सो स्टूडेंट, जो आपका जो ये चैप्टर है ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे मतलब हमने क्या देखा, ठीक है, मतलब क्या क्या हुआ इसमें, जो मॉडर्न नेशन है वो बनाया गया, ठीक है, जो डेमोक्रेसी है उसको एक बेस दिया गया, ठीक है, और जो यूनिटी है ना उसको सही से एग्जाम में समझाया गया। ठीक है, मतलब यूनिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो समझाई गई हमें इस चैप्टर में। ठीक है। अब भाई मतलब देखो इतना वो नहीं है, ठीक है, एक समरी टाइप ही दी है मैंने आपको। ठीक है। फुल डिटेल में चाहिए भैया आपको, क्योंकि देखो अगर मैं फुल डिटेल बनाने लग गया तो भाई देखो जो वीडियो की लेंथ है ना भाई आराम से कम 30-40 मिनट चली जाएगी। ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी बुक वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आया समझ में। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भाई नीचे कमेंट कर देना। ठीक है। और हाँ, एक एग्जाम टिप और देख लो, मतलब क्या करना आप इसमें, जैसे जो आपकी इसमें डेट्स हो गई, लीडर के नाम हो गए, जो कीवर्ड्स हो गए ना, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा अच्छे से याद करना। ठीक है। तो भैया इससे क्या होगा भैया, मतलब नंबर मतलब एकदम फुल आ जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भैया लाइक करो, शेयर करो। ठीक है। और कमेंट में लिखो वंदे मातरम। ठीक है। और बाकी अपना ध्यान रखो। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना चैप्टर 2 हम इसमें स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय।